करते हैं। आज का टॉपिक है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। गुड आफ्टरनून पंकज सर। आज बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हैं, तो आज हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऊपर में कुछ बताएंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेशन समझते हैं क्या होता है, कैसे उसको कॉन्फ़िगर करना है टैली में। आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट जो होता है, आपको पता है कि जब हम कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी भी बिजनेस में या कहीं भी बैंक में या किसी को लोन देते हैं, तो उसके बदले में हम इन ल्यू ऑफ दैट मनी वी चार्ज सम मनी दैट इज नोन एज इंटरेस्ट। या तो वो मनी के अगेंस्ट में होता है या तो डिले पेमेंट के अगेंस्ट में भी हो सकता है। हम किसी से माल लेके आए, 15 दिन का उधारी दिया था, लेकिन हम उसको 15 दिन में पैसा नहीं दे पाए, 1 महीना बाद पैसा दिए, तो मे बी वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करे। तो इंटरेस्ट जो होगा वो दो तरह से कैलकुलेट होगा। एक सिंपल इंटरेस्ट which is calculated on the principal amount at a certain specified rate for a specified period, and compound interest where the interest amount gets added to the principal amount, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। टैली ERP9 में इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है उसके लिए हम लोगों को लेजर में जाकर के या तो लेजर क्रिएट करते समय, या अगर पहले से लेजर क्रिएट किया हुआ है तो आफ्टर इनेबलिंग इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन इन F11 फीचर्स हम लोगों को इस लेजर को ऑल्टर करके उसमें इंटरेस्ट एप्लीकेबल करना पड़ेगा। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा उसके लिए अलग अलग ऑप्शन है। जैसे वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 30 डेज अ मंथ के रूप में होगा, या 365 दिन पर ईयर के हिसाब से होगा। ये तो हो गया फिक्स्ड। 30 डेज मंथ अगर कर दिए तो एक महीना में 30 दिन ही होगा, चाहे वो 28 का हो चाहे 31 का हो। लेकिन अगर हम लोग वहां पे उसका जो ऑप्शन है उसका ऑप्शन कैलेंडर मंथ करते हैं, तो अगर वो 28 डेज का होगा मंथ तो इंटरेस्ट 28 डेज में कैलकुलेट होगा, और अगर 30 डेज का होगा या 31 डेज का होगा तो 31 डेज के हिसाब से जिस कैलेंडर में जितना डे होगा उसके हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कैलेंडर ईयर होगा तो कोई साल 365 दिन का होता है, कोई साल 366 दिन का होता है, तो एज पर कैलेंडर ईयर वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। उसके बाद आप इंटरेस्ट तो कैलकुलेट कर लिए, उसको किसी पार्टी के लेजर में डेबिट करना है अगर चार्ज करना है तो, और क्रेडिट करना है अगर किसी को हमको पे करना है। तो अगर हम किसी से उधार माल लेके आए हैं और हमको इंटरेस्ट पे करना है तो हमारे पास उसके लिए ऑटो ट्रांजैक्शन पास करने का एक ऑप्शन है यूजिंग वाउचर क्लास, वो भी देखेंगे, जिसको कि हम लोग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के वाउचर टाइप में इनेबल करके हम लोग उसको इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके एंट्री कर सकते हैं। तो ये कुछ है। उसके बाद इंटरेस्ट जो होगा वो ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन कैलकुलेट हो सकता है, या हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन। ओवरराइड पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे? ओवरराइड पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है? एनीवन? ओवरराइड पैरामीटर्स का मतलब, हाँ बोलिए सर। ओवरराइड पैरामीटर मींस जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं उस टाइम पे हमको इंटरेस्ट के लिए पूछता है कि आप कुछ इसमें चेंजेस करना चाहते हैं, ओवरराइड करना चाहते हैं ट्रांजैक्शन के टाइम पे, चाहे सेल परचेज हो या फिर पेमेंट का हो, उस टाइम पे सर। गुड। ओवरराइड पैरामीटर्स का मतलब होता है हमने किसी का कोई पैरामीटर डिफाइन कर दिया है और उसके बाद वो उस पैरामीटर को हम ओवरराइड करना चाहते हैं। मतलब उस जो डिफाइंड पैरामीटर है उसके अलावा हम उसको
उस ट्रांजैक्शन के लिए ओवरराइड करके कोई और पैरामीटर डिफाइन करना चाहते हैं। जैसे हमने किसी लेजर में 12% इंटरेस्ट पर एनम का हमने डिफाइन कर दिया है, लेकिन किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में लाइक सीजन के टाइम में हम चाहते हैं जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें अगर वो डिले पेमेंट करेगा तो 12% की जगह हम उससे 18% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। दैट इज पैरामीटर विल बी ओवररिडन बाय द यूजर एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन इटसेल्फ। तो ये एक हम लोग देखेंगे ट्रांजैक्शन के टाइम में क्या होता है ओवरराइड पैरामीटर्स। तो विल स्टार्ट enabling interest calculation in Tally RP9. Tally का स्क्रीन आप लोगों को शेयर किया है। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, एक कंपनी, न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी का नाम हम लोग देते हैं इंटरेस्ट। ये जस्ट एक नाम, कुछ भी नाम हो कंपनी का, उससे हमको मतलब नहीं है, कोई भी नाम दे सकते हैं। एक नॉर्मल सा कंपनी आप 1/4/2020 से क्रिएट कर लिए। कंपनी क्रिएट करने में तो आई डोंट थिंक कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन, या तो हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन फीचर पहले इनेबल कर सकते हैं या पहले ट्रांजैक्शन करने के बाद में भी इनेबल कर सकते हैं। तो हम लोग पहले ही इनेबल अगर करना चाहते हैं तो क्या है ऑप्शन उसके लिए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन इनेबल करने के लिए? F11 फीचर सर। F11 F11 में फिर अकाउंट्स फीचर में जाकर, F11 में अकाउंट्स फीचर में जाकर Account फिर feature जो में उसमें जाकर के फीचर्स आएगा उसमें एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन को इनेबल करना पड़ेगा सर। या आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, इसको क्या करना पड़ेगा? यस। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, कौन सा बटन प्रेस यस करेंगे सेव करने के लिए इस स्क्रीन को? कंट्रोल ए टू एक्सेप्ट। नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ भी कंट्रोल ए टू एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। यहाँ पे इनेबल हो गया इंटरेस्ट कैलकुलेशन। उसके बाद हम लोगों को जब ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन अगर हम लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है बिल बाय बिल, तो उसके लिए मेंटेन बिल वाइज डिटेल भी यस होना चाहिए। ठीक है, फिर एक लेजर क्रिएट कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं बहुत सिंपल सा इंटरेस्ट कैलकुलेशन से, उसके बाद हम लोग एडवांस फीचर में जाएंगे। सपोज ये कंपनी पार्टनरशिप कंपनी है और इसमें 2 पार्टनर हैं। तो पहला पार्टनर है सपोज राम, जो कि कैपिटल अकाउंट है। यहाँ पे उसके कैपिटल पे जो ओनर है, फर्म का ओनर है, पार्टनर है, उसका जो इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट में शेयर कैपिटल में हम लोग उसको इंटरेस्ट दे सकते हैं। अगर एज पर जो उसका पार्टनरशिप डीड होगा उसमें मेंशन होगा कि भाई जो इन्वेस्टर होगा, जो पार्टनर पैसा लगाया होगा, उसके पैसा पे हम लोग को इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट पे करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यस। अब पूछ रहा है इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसका मतलब है जिस डे में ट्रांजैक्शन हो रहा है, सपोज 1 तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ, तो उस 1 तारीख को भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए एक्सेप्ट करना है कि 1 तारीख को छोड़ के 2 तारीख से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। या जिस दिन वो पैसा हमको रीपे कर दिया, तो वो जिस दिन रिपेमेंट किया उस दिन को भी इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, उसके लिए यहाँ पे यस और नो करना है। यहाँ पे नॉर्मल सा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। सपोज कोई भी पार्टनर का हमारे फर्म में इन्वेस्टमेंट होगा तो हम लोग उसको 12% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होगा, या तो 365 दिन पर ईयर हो सकता है या कैलेंडर ईयर हो सकता है। यही अगर मंथली बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे 30 डेज ए मंथ, तो यहाँ पे 1% भी कर सकते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है, या तो 1% करके हम लोग 30 डेज ए मंथ करें या 12% पर एनम करें, दोनों चलेगा। ठीक है, ये राम कैपिटल अकाउंट है। एक और है श्याम कैपिटल अकाउंट, इसमें भी हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन इनेबल कर रहे हैं और इसको भी 12% हम लोग बता रहे हैं कि 365 डेज इसका। अब कुछ इन्वेस्टमेंट है हम लोग को फर्म में, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ 1/4 को। राम कैपिटल अकाउंट मेरे को 1 लाख रुपया दिया।
कैश और बैंक जो भी है अपना चूज कर लेंगे। बीइंग अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड, और इसी तरह श्याम कैपिटल अकाउंट का 2 लाख रुपए आया। एक 1 लाख रुपए दिया, एक 2 लाख रुपए दिया। अब क्या होगा, दोनों का जब हमारा बुक्स क्लोज होगा, 1 साल पूरा हो जाएगा, तो हम लोगों को इंटरेस्ट एक्रू करना है। भाई हमारा पार्टनरशिप डीड में हमने कहा है कि 12% इंटरेस्ट हम देंगे उनको, तो दोनों का बैलेंस शीट में क्या 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख रुपए राम कैपिटल अकाउंट और 2 लाख रुपया श्याम कैपिटल अकाउंट। अब हमारा कितना इंटरेस्ट हो रहा है इसका, हाँ कुछ बोल रहे हैं? यहाँ पे आपको डिस्प्ले में जाना होगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना होगा, और ऑप्शन आया इनेबल करने से इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देना है कि लेना है? इंटरेस्ट रिसीवेबल है और इंटरेस्ट पेबल है? देना है। 31 मार्च तक का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ कैपिटल अकाउंट का ग्रुप समरी में दिखा रहा है कि 35,901 रुपीज हमको क्रेडिट शो कर रहा है, मतलब हमारी लायबिलिटी हमको पे करना है। एंटर करेंगे तो वो दिखाएगा लेजर वाइज। अब किसी लेजर के अंदर भी हम एंटर करेंगे तो उसका पूरा दिखाएगा 364 दिन है। हम लोग वो 1 तारीख को पैसा दिया, 1 तारीख को इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए 364 दिन हो गया। 2 तारीख से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। अगर वहां इंक्लूड कर लेते हम लोग इनेबल करते समय कि 1 तारीख को भी इंक्लूड करना है, तो 365 दिन का वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। ओके, इस तरह से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब क्या है, कुछ एडवांस पैरामीटर है। इंटरेस्ट तो हम उसको दिए, सपोज कभी ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर पार्टनर मंथ में, किसी मंथ में राम कुमार को पैसा का जरूरत पड़ गया, और वो 1 लाख रुपए उसका इन्वेस्टमेंट था, लेकिन वो फर्म से 1.5 लाख रुपए यहां से विड्रॉ कर लिया। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? पार्टनर है, उसको पर्सनल नेसेसिटी था, उसने कहा दूसरे पार्टनर को, बोला ठीक है भैया तुम 1.5 लाख रुपया ले लो। अभी क्या हुआ बैलेंस शीट में, एक का 2 लाख इन्वेस्टमेंट है और एक का 50,000 रुपया विड्रॉवल है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इंटरेस्ट किसको देना है? श्याम कुमार को इंटरेस्ट देना है, और राम कुमार से क्या करना है, इंटरेस्ट लेना है कि छोड़ देना है? लेना है सर। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल एंड पेबल। पेबल में आएगा तो जितना दिन उसका पैसा हमारे पास रहा उतना दिन का तो वो उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, और जितना दिन वो पैसा हमसे लिया है उतना दिन उससे इंटरेस्ट हम लोग लेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी काटा जाएगा। 31 मार्च कर देते हैं हम लोग। 31 मार्च में जो पैसा हमको देना है वो मात्र एक ही श्याम को कैपिटल अकाउंट को देना है, क्योंकि बाकी दूसरे से हम लोगों को लेना है। तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, रिसीवेबल में, 1/4 से 31 दिन में। अभी इसका दिख रहा है कि इससे हम लोगों को क्लोजिंग बैलेंस इसका कितना है, 1.5 लाख रुपया इंटरेस्ट हमको इससे लेना है। अब इसका ये कैलकुलेशन पूरा आएगा डे वाइज कि 1 लाख रुपया इसका 1 तारीख को आया था, जो 5 तारीख तक रहा 34 दिन, जिसपे 12% हम लोग इंटरेस्ट उसको देंगे, क्रेडिट हुआ यहाँ पे। लेकिन फिर वो हमसे 1.5 लाख रुपए ले लिया 5 तारीख को, तो 1 लाख तो उसका था वो साफ हो गया, प्लस 50,000 रुपए एक्सेस विड्रॉ किया, जो कि वो 330 दिन रखा। अगर 31 मार्च का कैलकुलेशन करते हैं तो 330 दिन का 12% के हिसाब से 5,424 रुपए डेबिट, मतलब हमको उससे लेना है। और ये दोनों नेट होकर के 1100 देना है और 5400 लेना है। नेट बैलेंस कितना हो गया, 4300 रुपया। ठीक है, जो उसको देना था वो माइनस हो गया लेने वाले से, और नेट बैलेंस हमारे यहाँ 4300 रुपया उससे कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ पे कुछ आपको लगता है कुछ इनहेंसमेंट होना चाहिए, कुछ इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ गड़बड़ है, ऐसा कुछ लगता है, या कुछ चेंज होना चाहिए? देखिए, बैंक में जब अकाउंट हम लोग खुलवाते हैं तो 3 तरह का अकाउंट होता है। पहला सेविंग्स अकाउंट होता है, जिसमें आपका पैसा होता है और उसके एवज में आपको इंटरेस्ट मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है?
यस सर, मिलता है सर। मिलता है, लेकिन बहुत कम मिलता है, 3% 4% मिलता है साल का। एक करंट अकाउंट होता है जिसमें आपका पैसा तो होता है लेकिन आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। वो बिजनेस का अकाउंट होता है, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और एक तीसरा होता है कैश क्रेडिट अकाउंट। कैश क्रेडिट अकाउंट में क्या होता है, आपका कुछ पैसा बैंक में, आपको लिमिट होता है, आपके स्टॉक के अगेंस्ट में हाइपोथिकेटेड होता है, आप पैसा बैंक से विड्रॉ करते हैं सीजन में, उस पैसा पे बैंक आपसे इंटरेस्ट लेता है। लेता है तो कितना लेता है, जितना देता है उतना ही लेता है कि ज्यादा लेता है? ज्यादा लेता है। हमको देता 3% था, हमसे लेता 12% है। तो वही उसी सिस्टम को यहाँ पे इस कंपनी में हम लोग अगर नहीं लगाते हैं कि भैया जब हम आपको दे रहे थे तो हम आपको 12% दे रहे थे, लेकिन अब आप फर्म से पैसा विड्रॉ किए हैं तो क्या हम आपसे 12% ही लेंगे? नहीं, आपसे ज्यादा लेंगे। आपसे ज्यादा लेंगे भाई। आपको भी हम अगर 12% में, तो फिर पैसा तो सारा पैसा निकाल लेगा। बोले नहीं, आप अगर फर्म से पैसा विड्रॉ करेंगे तो आपको पिनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपको कुछ ज्यादा देना पड़ेगा। उस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, F11 में, F1 में जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन था उसको इनेबल किए थे, उसके सेकंड लाइन में है यूज एडवांस पैरामीटर्स। उसको क्या करेंगे, यस करेंगे। उसको यस करने के बाद क्या होगा, जो लेजर क्रिएट किए थे राम कैपिटल अकाउंट का, उसको ऑल्टर करेंगे, अकाउंट लेजर ऑल्टर राम कैपिटल अकाउंट। ठीक है। फिर यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्टिवेट किए थे वहां पे यस किए, तो अब आपके पास ये इंटरेस्ट पैरामीटर का वो स्क्रीन था, उसके अलावा एक कुछ और भी इसमें डिटेल्स पूछ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है रेट कितना दिए हम लोग उस समय, 12% दिए थे, 365 डेज ऑन ऑल बैलेंसेस। अब इसको क्या कर देंगे, ऑन ऑल बैलेंसेस की जगह पे ऑन क्रेडिट बैलेंसेस। अगर उसका पैसा जमा होगा तो हम लोग उसको 12% देंगे, लेकिन 18% हम उससे लेंगे ऑन डेबिट बैलेंस। ठीक है, कंट्रोल ए कर देंगे। अब हम लोग इसमें देखेंगे डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग। रिसीवेबल में जाएंगे 1/4 से 31/3 में, सॉरी, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल 1/4 से 31/3। तो यहाँ पे आप देखिएगा राम कुमार का जो इंटरेस्ट है वो 2 पार्ट में है। हमको जो देना है वो 12% के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है, और जो 50,000 रुपए लेना है 330 दिन का, वो 18% के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। इंटरेस्ट बढ़ गया ना, 4,000 से 7,000 हो गया नीचे टोटल नेट इंटरेस्ट। तो देयर इज डिफरेंस। समझ में आ गया डिफरेंस क्यों है? अगर क्रेडिट बैलेंस था तो 12% कैलकुलेट किया, और डेबिट बैलेंस था तो 18% कैलकुलेट किया। अभी तक में कोई प्रॉब्लम? किसी को कुछ पूछना है तो चैट करके भी पूछ सकते हैं और माइक पे भी पूछ सकते हैं। तो ये एक पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ कि हम लोग कैपिटल अकाउंट में अगर किसी का इंटरेस्ट पे करना है तो किस हिसाब से कैलकुलेट करना है। अब आते हैं हम लोग कुछ, अगर किसी को सेल परचेज करते हैं तो भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन उसमें अप्लाई हो सकता है। जैसे हम लोग लेजर क्रिएट कर रहे हैं, अकाउंट लेजर क्रिएट, कोई बायर है या सबसे पहले कोई सप्लायर है। सप्लायर कौन से ग्रुप में जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसका यहाँ पे आपको ये इनेबल रखना, मेंटेन बिल बाय बिल। यस, ओके। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड वगैरह भी हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग सीधे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन में यस कर रहे हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट बाय ट्रांजेक्शन। यस, हम लोग को क्या है, हर ट्रांजेक्शन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजेक्शन। इसका मतलब हुआ, हो सकता है कि हम 12% यूनिफॉर्म रेट डिफाइन कर देंगे, लेकिन वाउचर एंट्री के टाइम पे किसी पर्टिकुलर वाउचर पे हम 15% अगर कैलकुलेट करना चाहें तो उसका ऑप्शन हमारे को एट द टाइम ऑफ वाउचर एंट्री अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर वैसा चाहते हैं कि हम पैरामीटर का भी जरूरत पड़ने पे ओवरराइड कर पाए तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यस, ओवरराइड पैरामीटर्स। ओवरराइड एडवांस पैरामीटर्स
यस, तो सारा पैरामीटर्स हम लोग यस कर दिए। अब इंक्लूड ट्रांजेक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। देखिए ये जो चीज है ना कि 1 तारीख को पैसा दिए तो 1 तारीख का भी ब्याज जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, ये फीचर्स पहले नहीं था। लेकिन कुछ हमारे कलकत्ता के जो ईस्टर्न जोन के जो ब्याज पे पैसा लगाते हैं उन लोगों का रिक्वेस्ट पे ये टैली जो है कैलकुलेट किया है। क्या है कि कुछ लोग जिस दिन पैसा देते हैं उस दिन को भी जोड़ते हैं ब्याज के लिए, कुछ लोग जिस दिन पैसा लेते हैं और देते हैं उस दिन को एक्सक्लूड करते हैं। तो जहां पे जैसा सिस्टम होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे यस नो करना पड़ेगा कि जिस दिन पैसा लिए हैं या दिए हैं उस दिन को उसको इंक्लूड करना है कि नहीं करना है ना। यहाँ पे हम लोग दिए 12%। अब 12% एनुअल करना है तो 365 डेज या कैलेंडर ईयर कर सकते हैं, या मंथली करना है तो क्या करेंगे 1% कैलेंडर मंथ और 30 डेज अ मंथ। ठीक है, ऑन ऑल बैलेंसेस। अब यहाँ पे भी बात उठती है, मान लीजिए कि आप किसी को माल उधार बेचते हैं और बात हुई है कि भैया आपको 15 दिन में पैसा दे देना है, और वो 15 दिन में पैसा नहीं देता है तो 12% का हम लोग ब्याज लेते हैं। वो 1.5 महीना बाद पैसा लेके आया तो क्या करेंगे हम उससे? इंटरेस्ट लेंगे। कितना इंटरेस्ट लेंगे? इंटरेस्ट है क्रेडिट कितना इंटरेस्ट लेंगे? 18%। 12% लेंगे। 18%। 18% कहाँ आ गया यहाँ पे? तो विड्रॉ जब करेंगे हम तब किसी को 15 दिन का उधार माल दिए, वो 1.5 महीना में पैसा लाके दिया, 12% है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो हम उससे कितना परसेंट इंटरेस्ट लेंगे? 15 दिन का तो हम उसको उधार दिए ही थे, और वो 1.5 महीना में पैसा लाके दिया, तो हम उससे 1.5 महीना का ब्याज लेंगे कि 1 महीना का लेंगे? 1 महीने का लेंगे। 1 महीना का सर। 1 महीना। महीना लेकिन 1 महीना का सर। ऐसा भी हो सकता है कि हम हमारा उससे टर्म्स है कि भाई 15 दिन का तो आपको उधार दे रहे हैं, लेकिन अगर 15 दिन में पैसा नहीं आया तो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ बिल, मतलब 1.5 महीना का ब्याज लेंगे आपसे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। यस सर। ठीक है, अब दूसरा Yes, बात sir. यह है कि कोई पार्टी मेरे पास 1 लाख रुपए एडवांस देके चला गया कि भाई साहब 1 लाख रुपए आप एडवांस रखिए, हम आपसे आकर के माल ले जाएंगे, और इन द मीन टाइम मोदी जी 8 बजे आए, बोले कि लॉकडाउन। ठीक है, तो माल तो ले नहीं गया वो, तो अब क्या हम उसका जो पैसा 1 लाख जमा है उसके ऊपर हम उसको ब्याज देते हैं? सर एक बार फिर से No, repeat sir. कीजिए सर। मतलब हम किसी को उधार बेचते हैं तब तो उसका पैसा टाइम पे नहीं आता, तब तो उससे हम ब्याज लेते हैं, लेकिन अगर उसका पैसा ही मेरे पास एडवांस जमा हो और वो माल नहीं ले गया हो तो क्या हम उसको उसके जमा पैसे पे ब्याज देते हैं? नो सर। नहीं देते हैं। तो नहीं। यहाँ पे क्या करना होगा, अगर सप्लायर है तो क्रेडिट बैलेंस ओनली करना होगा, और अगर बायर है तो डेबिट बैलेंस ओनली करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो क्या करेगा, ऑल बैलेंसेस करेंगे तो उसका अगर पैसा एडवांस होगा या हमारा किसी के पास एडवांस होगा तो उस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने लगेगा। तो डिपेंड करता, अगर हम देते लेते हैं, हालांकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम बेसी हो सकता है, लेकिन सिनेरियो टू सिनेरियो वेरी करेगा कि किसके साथ किस टाइप का सिनेरियो है। तो यहाँ पे हमारा क्रेडिटर्स है तो क्रेडिट बैलेंस करेंगे। अब है कि कब कैलकुलेट करना है, ऑलवेज कैलकुलेट करना है। एप्लीकेबल कब होगा इंटरेस्ट? ऑलवेज एप्लीकेबल होगा या पास ड्यू डेट होगा? पास ड्यू डेट का मतलब क्या होता है? ड्यू डेट के बाद बाद। तो ड्यू डेट के बाद बोल रहा है कि ड्यू डेट के बाद 0 डेज के बाद उसका कैलकुलेट होगा। फ्रॉम कब से? इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट होगा? डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, मतलब उसका एप्लीकेबल कब से है। डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री, जो वाउचर एंट्री हम कर रहे हैं सेल परचेज का, उसमें अगर कोई पर्टिकुलर डेट स्पेसिफाई किए हैं कि 15 तारीख तक का उधारी है बाबू, 15 तारीख तक के बाद पैसा आएगा तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो दैट इज द डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग द एंट्री। एंड ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस का मतलब कि हम तुमको 15 दिन का उधारी दे रहे हैं, 15 दिन के में पैसा नहीं आया तो फिर तुम्हारा ब्याज लगेगा। तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस मतलब 15 दिन के बाद लगेगा, 15 दिन तक कोई उसका उसके ऊपर में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। एंड इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब ट्रांजेक्शन हो गया सर, हाँ जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ सर, जिस दिन ट्रांजेक्शन हो गया सर, बिल जिस दिन जनरेट मान हो गया। लीजिए हम रांची से माल लेके आए हैं, हम रांची
1 तारीख को गए थे, 1 तारीख को माल वहां पे परचेज किए, बुकिंग करवा दिए ट्रांसपोर्ट में और हम आ गए। पीछे से माल जो है वो 5 तारीख को मेरे पास पहुंचा ट्रांसपोर्ट से और 15 दिन का उधारी था, तो क्या होगा? हमारा इंटरेस्ट 1 तारीख से जुड़ेगा, 5 तारीख से जुड़ेगा या 20 तारीख से जुड़ेगा? 1 तारीख से तारीख। जुड़ेगा। 1 तारीख से जुड़ेगा तो हो जाएगा बिल डेट। इफेक्टिव डेट होगा तो 5 तारीख से जुड़ेगा, क्योंकि बिल इफेक्टिव हमारे बुक्स में कब हो रहा है? 5 तारीख को। 5 हमारी तारीख एंट्री से। तो 5 तारीख को वाला है मेरे पास। तारीख तो उस केस में इफेक्टिव डेट अगर होगा तो वो जिस दिन हमारा माल हमारे यहाँ एंट्री हो रहा है 5 तारीख, भले बिल डेट वाला कॉलम में हम लोग बिल डेट 1 तारीख डाल रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव डेट कब होगा? जिस दिन वो हमारे बुक्स में एंट्री हुआ, तो उस दिन से कैलकुलेट होगा। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा। सपोज हम लोग ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस करते हैं, अब जो इंटरेस्ट है उसको हम लोग राउंड अप कर सकते हैं, नॉर्मल राउंड अप, अपवर्ड राउंड अप या डाउनवर्ड राउंड अप। अगर 1 रुपए से 8 आना से कम का अगर कोई अमाउंट आता है तो डाउनवर्ड राउंडिंग में क्या करेगा? उसको 0 कर देगा। नॉर्मल राउंडिंग में अगर 8 आना से कम का कोई उसमें आता है तो उसको 0 कर देगा, और 50 पैसा से ऊपर आता है तो उसको 1 रुपया कर देगा। अपवर्ड राउंडिंग में चाहे वो 30 पैसा हो चाहे वो 60 पैसा हो, उसको बढ़ा के 1 रुपया ही करना है। तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप राउंड अप कर भी सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। अब ये जो नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट पैरामीटर है, ये यहाँ पे आप 18% दे सकते हैं कैलेंडर ईयर। अब आपका क्या है? क्रेडिट बैलेंस ओनली ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बोल रहे हैं उसको पोस्ट ड्यू डेट। अगर वो 15 दिन के अंदर पैसा दे दिया तब तो हम 12% उससे, मैंने 15 दिन का उधारी है और 15 दिन वो, और ड्यू डेट के 15 दिन के अंदर वो पैसा दिया तो 12% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कपड़ा वाले लोग ऐसे ही करता है। और अगर 1 महीना से ऊपर हो गया पोस्ट ड्यू डेट बाय 30 डेज, तो कितना रुपए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? 18%। 18%। मतलब पहला 15 दिन उधारी है, उसके बाद 15 दिन 12% होगा, उसके बाद अगर 30 दिन से ऊपर हो गया तो कितना होगा? 18%। और उसके बाद भी अगर 45 हो गया 18% तो 24% भी जोड़ सकते हैं। वो भी फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो कितना भी पैरामीटर हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया सप्लायर के केस में। अब कोई वॉचर एंट्री कर रहे हैं, परचेज का बिल नंबर 1 है, बिल डेटेड 1/5 है, और हम 5/5 को एंट्री ले रहे हैं। अगर हम लोग इसका अकाउंटिंग इनवॉइस करते हैं, मान लीजिए आइटम नहीं क्रिएट करते हैं और यहाँ पे परचेज अकाउंट एक लेजर क्रिएट करते हैं अंडर, क्या होगा? अंडर परचेज अकाउंट, ठीक है। इन्वेंट्री नो रखते हैं, परचेज इंटरेस्ट कैलकुलेशन यहाँ पे जरूरत नहीं है। परचेज हम किए उससे 1 लाख रुपए का, ठीक है। 1 लाख रुपए का हम लोग यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। सप्लायर बिल टू बिल था, ठीक है। F12, यहाँ पे F12 में यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन अगर इनेबल होगा तो उसको नो कर दीजिएगा, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं तो कि क्या उसमें कैलकुलेट कर रहा है। अब जब यहाँ पे उसको नो कर दीजिएगा यूज डिफॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन को, तो यहाँ लास्ट में क्या, ये आपको बिल वाइज डिटेल्स दिख जाएगा। ये है न्यू रेफरेंस। ये यहाँ पे बता रहा है कि आपका ये जो है ड्यू हो रहा है, ड्यू डेट कब हो रहा है, इसका यहाँ पे आपको सब कुछ दिखा रहा है। अब ये इंटरेस्ट पैरामीटर का पॉपअप आया। ये जो हम लोग लेजर में डिफाइन किए हैं, सप्लायर के लेजर में 12% ऑन क्रेडिट बैलेंस पोस्ट ड्यू डेट, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली ले रहा है, लेकिन साथ में आपको अलाउ कर रहा है यू कैन चेंज इट आल्सो एट द टाइम ऑफ वाउचर एंट्री। इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज अलाउइंग यू टू चेंज एट द टाइम ऑफ वाउचर एंट्री। दैट इज ओवरराइड पैरामीटर। पैरामीटर डिफाइंड है, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हैं? ओवरराइड कर सकते हैं, या तो अगर एक्सेप्ट करना है तो कंट्रोल ए करके आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब हमको देखना है पेमेंट इंटरेस्ट कितना हुआ, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट पेबल, ठीक है, लेजर, सप्लायर। यहाँ पे ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन आ गया, 5 तारीख का बिल था, ठीक है, और इस पे 12% भी कैलकुलेट किया है और 18% भी कैलकुलेट किया है। इसके हिसाब से आपको यहाँ पे
सप्लायर। 12% कैलेंडर ईयर पोस्ट ड्यू डेट एंड दिस इज इफेक्टिव डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट पेबल, आप यहाँ पे लेजर वाइज भी चेक कर सकते हैं या पेबल में भी चेक कर सकते हैं। पेबल में अभी क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि अभी पेबल हुआ नहीं। अब जैसे ही डेट चेंज किए 31/3 तो वो पेबल हो गया, इसलिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के साथ में करंट लायबिलिटी भी शो कर रहा है। करंट लायबिलिटी में जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर में जाएंगे, एंटर करेंगे, ये उसका पूरा पैरामीटर के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सेम चीज है, आप अगर आप किसी को उधार बेच रहे हैं और उससे इंटरेस्ट लेना है तो सेम चीज है, अकाउंट लेजर क्रिएट, बायर अंडर सन्ड्री डेटर। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में क्या करना होगा, यस आपको ध्यान हो कि जो भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो लेजर में कर रहे हैं, मतलब हर बायर का लेजर अलग अलग होगा। XYZ सप्लायर, ABC बायर, तो हर बायर का या सप्लायर का इंटरेस्ट का रेट भी अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। 12% नॉर्मल से अगर करते हैं तो साल का 12% हम उससे लेंगे इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस। ठीक है, ऑलवेज लेंगे। कैलकुलेट फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन या ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, बोले ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस से लेंगे, ये नॉर्मल सा है। अब इसको जब हम लोग माल बेच रहे हैं, वाउचर एंट्री करेंगे, F8 करेंगे, बायर करेंगे, उसको सेल्स करना है तो ऑल्ट सी करके एक लेजर क्रिएट किए, सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट, इन्वेंट्री नो रख रहे हैं, वहां पे उसको 1 लाख रुपए का माल सेल किए। ये नॉर्मल अगर हम लोग रख रहे हैं तो यहाँ पे पैरामीटर नॉर्मल आ रहा है। अगर हम लोग एडवांस रखते हैं तो कुछ और भी डिटेल आपसे यहाँ पे पूछता। अब हमको इंटरेस्ट देना है कि लेना है उससे, हमको बायर से इंटरेस्ट लेना है कि देना है? बायर से, जिसको माल बेचे हैं लेना है। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल कर सकते हैं या पर्टिकुलर लेजर भी चेक कर सकते हैं कि बायर का लेजर में बताओ क्या इंटरेस्ट हुआ। तो 5 मई का डेट में हम लोग देख रहे हैं, 5 मई में कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ। अगर हम 30 मई का देखते हैं तो 25 दिन उधार हो गया है, 25 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल लेजर बायर 31/5 के डेट में अगर हम लोग देखेंगे तो 31/5 तक का इंटरेस्ट 854 रुपया, 30/6 कर देंगे तो 30/6 तक का इंटरेस्ट, 31/7 कर देंगे तो जितना तारीख का रिपोर्ट हम देखेंगे, अगर 31 मार्च कर देंगे तो 31 मार्च तक का ये इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। अगर वो उसका डिटेल देखना तो एंटर करेंगे तो वो उसका पूरा का पूरा दिखाएगा कि आपका कितना दिन, 330 दिन हुआ, 12% के हिसाब से इतना रुपया इंटरेस्ट हो गया। अभी इसमें से वो कुछ पैसा हमको दे देता है, मान लीजिए 31/5 को वो जो हमारा बायर था वो 50,000 रुपया हमको पे कर दिया अगेंस्ट रेफरेंस, जो 1 लाख रुपए का बिल था उसके बदले में हमारे को 50,000 रुपए को क्या किया, पे कर दिया। अब हम देखेंगे डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्ट रिसीवेबल में 31 मार्च तक का, तो रिमेनिंग 50,000 का इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करेगा। तो ये प्रोडक्ट निकालेगा उसको कि भैया आपका जो 26 दिन 6 मई से 31 मई तक 26 दिन आपका जो पैसा रहा 1 लाख रुपया, तो 1 लाख का इंटरेस्ट, बाकी जो पैसा आपको 50,000 रुपया 31 मई को मिल चुका है, इसलिए 1 जून से कितना रिमेनिंग पैसा रहा, 50,000 रुपया। तो रिमेनिंग 50,000 रुपया का इंटरेस्ट अब तो 304 दिन के हिसाब से 12% के हिसाब से 4,900, इतना टोटल मिला के कितना हो गया, 5,852 रुपया। ठीक है, अभी ये इसमें भी 25,000 रुपया और दे देता है जून में, तो वो रिड्यूसिंग बैलेंस पे उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके यहाँ पे नेट इंटरेस्ट यहाँ पे उसका दिखेगा। अब आपको करना क्या है, जो भी इंटरेस्ट उसका आपको दिख रहा है, सपोज इंटरेस्ट कैलकुलेशन में इंटरेस्ट रिसीवेबल में 31 मार्च तक में उसका इंटरेस्ट दिखा 5,852 रुपया, तो 5,852 रुपया उसका जो है इंटरेस्ट आपको क्या करना होगा, जर्नल एंट्री करना होगा
उसके नाम लिखना होगा 5,852 रुपया उस बिल के अगेंस्ट में, और एक क्या करना होगा, न्यू रेफरेंस।